वीडियो लाउड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स का हमारा छठा लेक्चर है और आज हम नॉलेज 1.3 कवर करेंगे। नॉलेज 1.3 में हमारे पास दो एसएलओ शामिल हैं। एक्सप्लेन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्क्राइब द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना, मॉड्यूलस लेना और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व थे। आज का हमारा जो एसएलओ है ये 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के स्ट्रक्चर से एक एडवांस चीज है। आज हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मौजूद है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है जी? अब मुझे बताइए महीन आतिफ, आप मैथ्स की हैं? यस सर। गुड। तो पिछले 5 लेक्चर्स जो हैं उसमें हमने बेसिक चीजें की हैं, उम्मीद है वो आपको आती होंगी, नहीं तो आप वीडियो से भी उनको रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज हम जो चीज पढ़ेंगे ये भी इंशाल्लाह ऐसे समझेंगे कि इसके लिए प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आज हमारा नॉलेज है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसका पर्पस क्या है? पर्पस पे जाने से पहले ये एक तस्वीर देखें सारे बच्चे, जुमीद स्क्रीन। ये एक शिप है और शिप के अराउंड डिग्रीज मेंशन है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 20, 180, ये सारे डिग्रीज मेंशन है। और अगर आपकी स्क्रीन पे ब्राइटनेस तेज ना हो तो ये लाइंस भी हैं, ये ऐसे लाइंस लगी हुई हैं। इससे पहले जब आप 9th क्लास में थे आपने पहली दफा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा कि किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्लेन में दो वैल्यूज की जरूरत है। कुछ डिस्टेंस एक्स पे कवर करो, कुछ डिस्टेंस वाई पे कवर करो तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यहां पर मेरे पास एक्स वाई का जिक्र नहीं है। ये एक शिप है समुंदर में और ये अपनी लोकेशन शेयर करना चाहती है, तो ये अपना डिस्टेंस एक खास पॉइंट से शेयर करेगी और डिग्री शेयर करेगी। इसे अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आम रूटीन में आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखते हैं, अब यहां पर आप सिर्फ एक डिग्री देख रहे हैं और एक लेंथ देख रहे हैं। एक डिग्री वाली मेजरमेंट है, एक लेंथ वाली मेजरमेंट है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन का इल्म होना चाहिए कि लोकेशन जो है या हमारी जो प्रॉब्लम्स जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा भी सॉल्वेबल है। ठीक है जी। अब आ जाए इसके पर्पस पे। पर्पस क्या था? इजियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल्स एंड कर्व। इसे डिग्री से सर्कल रिप्रेजेंट करना आसान है, फिर सर्कुलर मोशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करना भी पोलर कोऑर्डिनेट से आसान है। क्लियर है? इसके अलावा फाउंडेशन फॉर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे जैसे आप मैथ्स में एडवांस करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट से ऊपर भी एक सिस्टम है, सिलेंड्रिकल। ठीक है जी। उसके लिए भी जो बुनियाद है, जो बेसिक कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट से ही समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखना है। अभी तक हमें यह समझ आ गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है लेकिन डिग्री की शक्ल में और लेंथ की शक्ल। गॉट इट?
ये कुछ सिमुलेशंस लिंक है, ये सिमुलेशन लिंक मैं आपको यहां पर दिखाने लगा हूं। ठीक है जी, 30 सेकंड का वक्त लगेगा। मिस्टर जुमीद प्लीज ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स आप एंगेज रहें। ये कुछ सिमुलेशंस लिंक हमने आपके साथ शेयर करने हैं। ये फाइल भी आपको डाटा में रिसीव होगी। ये ब्राउज़र इधर ले। ठीक है जी स्टूडेंट्स, छोटी सी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप देखें। ये एक ग्राफ नजर आ रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। ठीक है जी, इधर ये पॉइंट जो है इसके पास एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। ये भी हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, 9th क्लास में हम ये भी जान चुके हैं। इस पॉइंट के पास एक x है, एक y है। लेकिन अभी गौर करेंगे, इसी पॉइंट के पास दो वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 7 + 6 आयोटा। अब क्या हुआ, मेरे एक क्लिक करने पे यही पॉइंट एक एंगल के साथ आ गया। इसी तरह एक लेंथ आ गई जो इस पॉइंट को इंडिकेट कर रही है, इस तक इशारा कर रही है, यहां से यहां का डिस्टेंस बता रही है। ये डिस्टेंस भी कोई नई चीज नहीं है। मॉडुलस की डेफिनेशन में हमने देखा था कि मोड ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर क्या होता है, उस कंप्लेक्स नंबर का ओरिजिन से फासला। ये प्रीवियस एसएलओ में हम देख चुके हैं। एक्स वाई पोलर, क्लियर है। जब मैं पोलर में जाता हूं तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्स वाई दोबारा लिखे हुए हैं। आप चाहे तो ये एक्स वाई से निजात ले सकते हैं, डिग्री और लेंथ में बात कर सकते हैं, जिस तरह वो मैंने बोट वाली फिगर आपको दिखाई। गॉट इट स्टूडेंट। ये डेरिवेशन है, इस पे भी हम अभी आते हैं। चलें जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्क्रीन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अभी तक का हमारा बेसिक नॉलेज है, इससे हम सबको वाकफियत है कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई कैसे अप्रोच होगा। वॉक सम डिस्टेंस ऑन द एक्स, देन सम डिस्टेंस ऑन द वाई। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट किस लिए कहते थे कि ये जो एक्स मेरे पास नीचे है ये मैं ऊपर भी ट्रेस कर सकता हूं, ये जो वाई मेरे पास इधर है इसे मैं यहां भी ट्रेस कर सकता हूं। आप जरा गौर करें, जहां जहां मेरी पेंसिल चल रही है ये एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया। इसीलिए ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। दूसरा, एक्स और वाई हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा प्रियर नॉलेज है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। महीन, आतिफ, रेहान, फारूक। नो सर। अभी हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही घूम रहे हैं। हाँ जी बेटा। सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल फॉलो करेंगे नेशनल? हम एसएलओ को फॉलो कर रहे हैं। हमारा एसएलओ है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंप्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना और एक्सप्लेन करना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? सर हम तो नेशनल पढ़ते हैं। तो नोट एन इशू, ये एसएलओ है उसमें भी एड्रेस है, डोंट वरी। आप पहले इसे समझ लें तो फिर आप बुक में देखेंगे तो ये उसमें भी आपको मिलेगा। हम एसएलओ पे फोकस कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी।
एक्स जी जी। वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देख लिया, ये हम पहले भी जान चुके हैं नवीं जमात में, हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांजिशन करनी है। तो याद रखें, कोई भी चीज ऐसे हवा में थोड़ी ना हो जाती है, हर चीज की कोई बैकग्राउंड है। और जब भी लफ्ज रिप्रेजेंटेशन का आता है, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो चीज मौजूद है, आप उसकी शक्ल तब्दील करें। तो आज हमारा काम ही यही है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मौजूद है, हम इसकी शक्ल तब्दील कर दें पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है जी। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं इसे ले जाने लगा हूं, फिगर आप सबके सामने है। लेट मी जूम इट अ लिटल। वही पॉइंट है स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैंने क्या किया, जो मेरी लेंथ थी उस लेंथ का एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने की भी वजह है, वो भी हम देखेंगे। वही एक्स है, वही वाई है, लेंथ का नाम आर रख दिया। ये आर हम प्रीवियस एसएलओज में सीख चुके हैं। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ कंप्लेक्स नंबर। ये थीटा हमारे पास एंगल है, लेकिन इस एंगल के भी कुछ नाम हैं, कुछ असुसियात हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, अभी मैंने डेरिवेशन करने के लिए लेबलिंग की और सर्कल को इसके साथ जोड़ दिया। जितनी ये लेंथ थी बेटा, इस लेंथ का रेडियस रख के एक सर्कल अगर मैं बना सकूं। ठीक है, आपको अगर मैं सिमुलेशन में दिखाऊं, ये देखें, ये पॉइंट है मेरे पास। जूम करने से इसकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी इफेक्ट हो गई है, लेकिन जब आप इसे अपनी स्क्रीन पर अपने कर्सर से मूव करवाएंगे तो यू कैन सी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं जैसे भी चाहूं आगे पीछे करके रेडियस बना सकता हूं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप। यस, अब ये देखें, इस पॉइंट तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को रेडियस मानते हुए आप सर्कल बना ले। ठीक है जी, वापिस आ जाते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो अब मैंने लेबल भी कर दिया, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को भी समझ लिया, थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन भी बहुत आसान है। अगर मैं कहूं कि ये डेरिवेशन आपने 9th क्लास में सीखी थी, तो क्या आप समझेंगे? इधर देखें, इस फिगर को देखें, डेरिवेशन करने के लिए मैंने इसको लेबल कर लिया एक्स वाई। ओ इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। अब अगर आप गौर करें, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ये क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस है और एक बेस है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मेरा परपेंडिकुलर है ए बी विच इज इक्वल टू वाई। मेरी बेस है ओ ए विच इज इक्वल टू एक्स। मेरा हाइपोटेनस है ओ बी विच इज इक्वल टू आर। ठीक है जी, R इज फर्दर इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। ये हम प्रीवियस एसएलओज में सीख चुके हैं। ठीक है जी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखी थी, मैंने वो पहले से ही निकाल के रखी हुई है, या इधर भी मैं लिख दूं फार्मूलाज, आपकी सहूलत के लिए मैं पहले फार्मूलाज लिख रहा हूं। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या था, बेस आवर हाइपोटेनस। और टेंजेंट थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर आवर बेस। और पाइथागोरस थ्योरम को आप कैसे भूल सकते हैं, ये तो किसी क्लास में भी जान नहीं छोड़ता। ठीक है,
ये वो बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको मैंने ग्राउंड बनाना है और आगे चलना है। जब मैंने कोस का फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरी बेस क्या थी x, मेरा हाइपोटेनस क्या था r, मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू r कोस थीटा। जब मैंने साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर था y, हाइपोटेनस था r, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरह मैंने टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y आवर x। और जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। यहां तक क्लियर है ये चीजें कैसे ड्राइव की हैं हमने स्टूडेंट्स? महीन, आतिफ, क्लियर है बेटा ये जो हमने डेरिवेशंस की हैं? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं? हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं? हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं? पोल्स क्या होते हैं? एंड मतलब वो एंड जो होते हैं किसी भी। नहीं, इसके अलावा भी पोल का कोई और मतलब भी होता है। अर्थ को देखें जरा, अर्थ क्या है? जैसे नॉर्थ पोल साउथ। हाँ ना, हाँ वो, लेकिन वो उसको मैग्नेट की शक्ल में ना देखें आप। अर्थ के पोल्स जो होते हैं, और अर्थ जो है वो है तो स्फेरिकल, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में है ना। ठीक है जी, इस वजह से इनको पोल्स कहते हैं। और ये वजह नहीं है कि इसमें दो वैल्यूज होती हैं, वो दो वैल्यूज तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हैं। ठीक है, ये देखें जरा, इसको एक पूरा इसका गोल दायरा बनाए ना जरा। अच्छा जी, कहां पर थे हम? ये डेरिवेशन क्लियर है जी सबकी? महीन, आतिफ, ये डेरिवेशन क्लियर है जी? जी सर। ये सिंपल ट्राइंगल के असूल हैं। क्या ये 9th क्लास में हमने सीखे हुए थे? जी सर। कहां पे बोला? शाबाश, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में भी ये फार्मूला सीखे हैं, लेकिन ये फार्मूलाज और भी किसी से मिलते जुलते हैं। जरा सोचें किससे मिलते जुलते हैं? सर वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा ये नहीं थे, ऑल दो डिस्टेंस फार्मूला या मैग्नीट्यूड्स के फार्मूलाज थे। चैप्टर नंबर 4 9th क्लास फिजिक्स, वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ये चीजें आपने देखी थी। उधर भी आपने यही किया था, उधर कंपोनेंट्स निकाले थे। ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई आवर ए एक्स। ऐसे ही था जी, ऐसे ही था। हाँ जी, अब जरा देखें, बताने का, रिकॉल करवाने का मकसद सिर्फ यह है कि कोई भी चीज जो आप सीख रहे हैं वो नई नहीं है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है आपकी जरूरत के मुताबिक। जब तक इंसान का निजाम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलता था, या जब उसने इनकी ये पोलर रिप्रेजेंटेशन डिस्कवर नहीं की थी, तब तक जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स थे। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन हुई तो इसकी अफादियत इंसान को महसूस हुई कि ये तो मल्टीप्लाई करने के लिए कितना हैंडी टूल है, ये तो किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए, कंप्लेक्स नंबर के लिए कितना अच्छा टूल है। वो हम आगे देखेंगे एसएलओस में। अच्छा जी, अब हमने ये इस थीटा पे बात करनी है, इस थीटा पे बात करनी है। इस थीटा का नाम है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा को हमने आम फहम में सवाल हल करते वक्त तो एंगल कहेंगे, लेकिन इसका नाम है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है? द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग द complex number. It is typically measured in the range of minus pi to pi. क्लियर है? आम एंगल आप 0 से 2 पाई की रेंज में मेजर करते हैं, इसको आपने पाई टू माइनस पाई मेजर करना है, और इसकी वजह है टेंजेंट का फंक्शन। ठीक है? मजीद डिटेल्स जो है वो टेंजेंट फंक्शन की हम चैप्टर नंबर 8 और 9 में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये याद रख लें कि टेंजेंट जो है वो 0 से 2 पाई में मसला करता है, जिसकी वजह से हमने इसको किस में मेजर करना है? पाई टू माइनस पाई। गॉट इट? डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप देखें, पाई टू माइनस पाई। हाँ जी, एक नहीं, अभी आप देखें जरा, मतलब आपको पता चल जाएगा। इधर देखें, तस्वीर नजर आ रही है जी सबको? सिर्फ अभी इसको देखें, सिर्फ इसको देखें। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, माय बैड, मैं सीधा ही सेकंड क्वाड्रेंट पे चला गया। ये है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था। ये जहां पर हमने मॉडुलस के क्वेश्चंस देखे थे वहां भी इसको डिस्कस किया था। इसमें पॉजिटिव एक्स था, पॉजिटिव वाई है। इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तस्वीर मेरे सामने, सेकंड क्वाड्रेंट की तस्वीर मेरे सामने, सॉरी माय बैड, ये जूम किया हो बहुत ज्यादा तो फिर समझ ही नहीं ना आती। ये दी सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, ये इसका थीटा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है। यहां पर अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई आवर एक्स। क्लियर है? इधर देखें, जब आप ग्राफिकली एंगल मेजर करते हैं तो मुझे इस फार्मूले की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे डी रखूंगा। लुकमान वीडियो ऑन करें। जब मैंने ग्राफिकली एंगल मेजर करना है तो मुझे इस फार्मूले की जरूरत नहीं जो मैंने अभी लिखा है। मैंने इधर डी रखा, डी रख के मैंने एंगल फाइंड कर लिया। लेकिन जब मैंने फार्मूला देखना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखना है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमेशा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज बनाएंगे। हमने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मोड लिया होता है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज फीड करनी है। ये टेंजेंट इनवर्स में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स जाएगी। तो जब आप क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये पहले को पार कर चुका है, दूसरे में आ चुका है। और अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखूं तो इसको तो हमेशा पहले में होना चाहिए। तो जब फार्मूले से निकालना हो तो फिर हमने पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई आवर एक्स करना है। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ये समझ आया आपको पॉइंट कि अगर आपके पास क्वाड्रेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप
यहां से जज कर नहीं सकते कि ये पहले में था कि दूसरे में था, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स में हमेशा पॉजिटिव फीड जाएगी ना। ठीक है जी, गॉट इट। इसलिए फिर आपने उसको सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट में से माइनस किया। सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री तक होता है, मैंने इसलिए उसको 180 डिग्री में से क्या किया, माइनस कर दिया। ये समझ आया सबको? यस सर। महीन क्वेश्चन है बेटा, जरूर पूछे। नो सर जी, समझ आ गया। ठीक है, अगर आपके हाथ में डी हो आप तो वैसे ही फाइंड कर लेंगे ना, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर हमें इस फार्मूले की जरूरत है। अच्छा जी, ये मेरे पास तीसरा क्वाड्रेंट है। सर आपने ये क्लॉकवाइज क्यों लिया? यही मैं अब आपको समझाने लगा हूं। आपने देखा कि पहले दो एंगल्स जो हैं वो मैंने कैसे लिए, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि यूजुअली आप लेते हैं एंगल। अब मैंने बताया आपको कि मैंने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए टेंजेंट फंक्शंस की प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बाउंड किया है पाई टू माइनस पाई। जब आपने पहले दो क्वाड्रेंट्स जज किए बेटा, तो पहले दो क्वाड्रेंट्स 0 से लेकर 180 डिग्री, अगर मैं यहां पे ड्रा करूं ऐसे, डी ऐसे रखते हैं आप सब, माइक ओपन ही रखें अपने, यस सर ऐसे 0 से 180। अब वही डी अगर मैंने उल्टा रख दिया तो फिर क्या आ गया, -180 नहीं आ गया? तो अब मेरी बात समझ आ गई आपको, क्यों मैंने टेंजेंट को पाई से माइनस पाई के दरमियान बाउंड किया है। क्लियर है? यस सर। गॉट इट। अच्छा, अब इस वजह से ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। जब आप वेक्टर्स में कंसेप्ट पढ़ेंगे एंगल का इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो वेक्टर्स में जब आप तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप 180 प्लस थीटा करेंगे या 270 माइनस थीटा करेंगे। लेकिन मैथ में जब हम स्पेसिफिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपने एंगल कैसे मेजर करना है, जो दूसरे में था, दूसरे में मैंने पाई में से माइनस किया, तीसरे में आपने क्या करना है बेटा, टेंजेंट इनवर्स y आवर x मोड माइनस पाई। गॉट इट? समझ गए बेटा? अब ऊपर से वो मैंने मिटा दिया है, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। दूसरे में मैंने पाई पहले रखा और ये बाद में रखा। अब ये मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है तो मैंने थोड़ी सी तरतीब उल्टी कर दी। गॉट इट? अच्छा, चौथे में जब आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में वही साइंस है, नेगेटिव x नेगेटिव y, बस माइनस टेंजेंट इनवर्स y आवर x कर देना। ठीक है जी, किसकी सिंपल। अब इस आपको पता है जब चौथे क्वाड्रेंट में रहना है तो चौथा क्वाड्रेंट बेसिकली पहला क्वाड्रेंट इन्वर्टेड है, तो पहले में ये प्लस होना था, अब ये इन्वर्टेड इमेज में आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स y आवर x। गॉट इट? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का रेयान और महीन। यस सर क्लियर है। एनी क्वेश्चन? दिस इज द टाइम। कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछिए। ये देखें जी, जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आप एंगल को मूव करवाते हो बेटा तो 0 और 360 डिग्री एक ही होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 6 या 7 10th क्लास मैथ में सीखा था
जब हम को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ये उसमें भी था, और हाईलाइटेड द एंगल्स ऑन अ ग्राफ विद फेयर हैंड गैस, ये उसमें भी था कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर है। तो 2 पाई लिखूं ना लिखूं बात एक ही है, आपने सीधा सीधा ऐसे ही लिख लेना है। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आज टाइम इतना नहीं है, अगले लेक्चर में अब तो बस ये मैं कल आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज जो भी देखी जा सकती हैं वो हम देख लें। ये मैंने इधर एक आर्गन डायग्राम बनाई। एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा उसमें y वाला कंपोनेंट नहीं होगा, तो वो किस पे लाई करेगा? x पे लाई करेगा। जब x पे लाई करेगा तो थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0 डिग्री। इसी तरह एनी नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव x पे आ गया, y वाला है नहीं, नेगेटिव x पे ये आ गया, इसका थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। गॉट इट? अब ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप वेरीफाई करेगा, लेकिन आज के लेक्चर के बाद नहीं, तीसरे लेक्चर के बाद, कि दो कंप्लेक्स नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, ये मजेदार है। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। z माइनस जी कॉन्जुगेट, जब भी किसी कंप्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रियल नंबर आएगा कि इमेजिनरी नंबर आएगा? एक कंप्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसमें से इसका कॉन्जुगेट माइनस कर दीजिए a माइनस बी आयोटा। कंप्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करें तो हमेशा क्या आएगा बेटा महीन? सर रियल नंबर। नो, ऐड करने पे imaginary। रियल आएगा, माइनस करने पे इमेजिनरी आएगा। तो जब एक इमेजिनरी नंबर आएगा तो इमेजिनरी नंबर क्या? हाँ जी रेहान बोले। सर वो रियल पार्ट रियल से कट नहीं, हाँ रियल से कट हो जाएगा, 2b आयोटा आएगा। अब कहने का मकसद है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा ना सिर्फ और सिर्फ, तो y एक्सिस स्ट्रेट वर्टिकल होता है, कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा? 90 डिग्री का। ये उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली हम आगे भी वेरीफाई करेंगे, बाकी हमने छोटी सी एग्जांपल से वेरीफाई कर ली। ठीक है जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है वक्त पूरा होता है। फाइल आपको मिल जाएगी, वर्कशीट और एक्टिविटी भी है, ये सिमुलेशन आपने चलानी है। ये डिफरेंट पॉइंट्स देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे x भी है और y भी है। मैंने आपको ये करवाना था लेकिन अब हम कल करेंगे। r cos थीटा, r sin थीटा, ट्रांजिशंस हमने करनी थी। ठीक है जी, ठीक है जी, गॉट इट? whenever we have our next lecture, कल छुट्टी है या नहीं है, whenever we have our next lecture। ठीक है जी, ओके, that is it for today। महीन, आतिफ, any question? नो सर। थोड़ा थोड़ा करके हम जब एसएलओ उसको समझेंगे हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, हमने किसी बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमने एसएलओ को देखना है, उसकी एसेंस को समझना है। ठीक है जी, that is it for today, see you in next lecture।